हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास की जो गणित विषय है उसमें आपको कल मैसे के बारे में बताया था। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके कैसे मैसे ज्ञात करते हैं। उसके साथ साथ आपको भाग विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, या कलन विधि, उससे आपको मैसे ज्ञात करना बताया था दो संख्याओं का। उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज आपको लैसे के अंदर भी ले चलते हैं, अर्थात मैसे के साथ साथ लैसे ज्ञात करना भी बताएंगे। तो देखो, लघुत्तम जो समापरिवर्तक है उसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं, और जो कल आपको बताया था महत्तम समापरिवर्तक जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, इनमें आपको ये मैसे कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको कल बता दिया था। इसके लिए आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि एक तरीका था और एक था भाग विधि जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, जिसमें भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य के बराबर जो माप आता है उसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर मैं से भी आपसे पूछा गया है और ले से भी आपसे पूछा गया है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है संख्याएं दे रखी है 3, 180, 72 व 252 का आपको HCF व LCM दोनों ज्ञात करना है। LCM अर्थात महत्तम समापरिवर्त्य और लघुत्तम समापरिवर्त्य, ये आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था BSER 2014 के अंदर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2014 की जो बोर्ड की एग्जाम लगी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर आपको मैसे कैसे ज्ञात करना है, HCF ये ज्ञात करना आपको कल मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उससे हम दो संख्याओं के मैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि 3 संख्याओं का मैसे ज्ञात करना हो तो भी सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी में देंगे, फिर जो उनका मैसे आएगा उनको बच गई संख्या में विभाजित करके भाग देकर देखेंगे। अगर उसको पूरी बार विभाजित करता है तो वो उनका तीनों का मैसे बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे छोटी संख्या का भाग सेकंड बड़ी संख्या में भाग देकर देखेंगे और फिर उनका मैसे निकालकर भाग विधि से फिर तीसरी संख्या में भाग देकर उससे भी जांच करेंगे। तो अगर उसको विभाजित करता है तो उसका मैसे बन जाएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए ही फरमाई है, जबकि यहाँ पर बात करें तो 3 संख्याएं दी हुई है, इनका आपको मैसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर मैसे के साथ ऐसे चाहे तो हम ले से भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ले से कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूं, क्योंकि ये पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया। तो हम पहले इनका ले से ज्ञात करते हैं, अर्थात LCM लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीप्लायर है वो आपको ज्ञात करना सिखाते हैं। तो देखिए, ले से के लिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले भाग विधि नहीं है ले से ज्ञात करने के लिए, हालांकि मैसे की सहायता से जरूर हम ले से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ले से ज्ञात करने के लिए भाग विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो नहीं है, वो सिर्फ संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 180, 72 व 552 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर अर्थात इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में खंडित करना है, टुकड़ों में बांटना है। सबसे पहले हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 180 को इस प्रकार से लिख लेते हैं और यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो एक अभाज्य हो और उसका इसमें पूरा भाग जाता हो। तो आपको पता है कि ये सम संख्या है, तो आप 2 का दे सकते हो चाहो तो डायरेक्टली, या फिर आप 5 का भी दे सकते हो, अर्थात 5 से भी इसको विभाजित कर सकते हो, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो मैं पहले 5 का ही दे लेता हूं जिससे कि छोटी संख्या हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 5 का भाग दिया, तो 5 3 15 बच्चा 3 और हो गया 30, 5 6 के 30, 36 आ गया 5 का भाग देने पर। अब बात करें 36 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो मैं 3 का भाग दे देता हूँ। और ये 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 बार गया, 12 के अंदर भी 3 का भाग जाता है, तो हम 3 का भाग देकर
4 3 12, 4 बार गया, 4 में जाता है 2 का भाग 2 बार और 2 में 1 का भाग। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक आप इसको गुणनखंडित करते जाओगे। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना था कि यहाँ पर हम 36 में 36 का भी दे सकते हैं, 12 में 12 का भाग देकर भी इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, अर्थात अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको गुणनखंडित करना है, जो आपको कल अच्छी तरह से मैंने समझा दिया था, बता दिया था। तो आप यहाँ पर 4 या फिर ये 12 या फिर 6 ऐसे कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि वो भाज्य संख्या है, जबकि होनी चाहिए क्या, अभाज्य ही। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए, ये आपको ध्यान रखना है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गुणनखंड करने में। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 5 3 15 बचा 3 हो गया 30, 5 6 के 30, 36, 36 में 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 3 36। अगर आप इनको वापस ऐसे गुणा कर लो तो वही संख्या आ जाएगी, जैसे 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180। तो इस प्रकार से ये 180 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम करेंगे 72 के गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता है कि 7 और 2 9 योग हो रहा है इनका, तो इसमें 3 का भाग जाता है, 3 एक अभाज्य संख्या है तो हम 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग दिया तो 3 दूना 6 बचा 1 और 3 चौके 12, 24 24 दूना 48, 24 तिया 72, तो ये 24 बार गया। अब 24 के अंदर 2 का भाग जाता है तो आप 2 का दे दो, 3 का जाता है 3 का दो, किसी का भी जाता हो उसका दे दो, लेकिन वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। इनके क्रम से कोई मतलब नहीं है कि पहले हम 2 का ही दे भाग और फिर 3 का दे फिर 5 का दे, आप पहले 5 का भी दे सकते हो, 3 का भी दे सकते हो, 2 का भी दे सकते हो, बस सर ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 का भाग दिया 24 के अंदर तो ये 12 बार गया। अब मुझे पता है कि 12 के अंदर 3 का भाग जाता है तो मैं 3 का देता हूँ, 3 चौके 12, 4 के अंदर 2 का भाग जाता है 2 बार गया और 2 के अंदर 1 बार। तो इस प्रकार से मैंने ये 72 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मैं इसी प्रकार से 522 के भी 522 क्या है 552 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। तो देखिए 552, 5 और 5 10 और 2 12, अर्थात इनका अंकों का योग 12 हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हम इसको 3 से विभाजित करते हैं, 5 में भाग देते हैं, 3 एकम 3, शेष बचा 2, 2 और 5 25 हो गया और 3 6 18, 3 7 21, 3 इंटे 24, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12, 184 बन गया ये मान। अब देखिए 184 के अंदर अगर बात करें हम तो 4 और 1 5 और 8 13, अर्थात 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 4 13 होता है, इसका मतलब 3 का तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन सम संख्या है तो 2 का जाएगा, तो 2 का दे देते हैं हम। इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 नाम 18 और 2 दूने 4, 92 बार गया। 92 के अंदर 2 का भाग जाता है, 2 चौके 8 बचा 1 हो गया 12, 2 छिके 12, इसमें 2 का जाता है तो 2 दूने 4 और 2 तिये 6, 23 आ गया। अब 23 को अगर हम देखें तो 23 एक अभाज्य संख्या है, इसके अंदर 23 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर आप अभ्यास करोगे, जांच करोगे, देखोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला 23 के अलावा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो ये आपको 100 तक की अभाज्य संख्याओं का पूर्व पता होना चाहिए, जिससे कि आप अभाज्य गुणनखंड करो तो बहुत ही आसानी हो, आपको भाग दे के देखना न पड़े कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर 23 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 23 का आपको भाग दे देना है। ये 23 एकम 23। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कभी कभार बोर्ड के अंदर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही करवा लेता है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो, अर्थात इनके गुणनखंड कीजिए बस। तो ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हो, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इनको घात रूप में लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने 180 के अभाज्य गुणनखंड किए तो वो आए हैं 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। और अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटे इस 2 की पावर देखें हम तो 2 की पावर 2 है, उसके बाद 3 की पावर 2 है और 5 एक बार है। इस प्रकार से आप घात रूप में लिख सकते हो। उसके बाद में है 72 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 3 पावर 3 की पावर तो 1 और 1 2 है, जबकि 2 की पावर है 1 2 और 3, तो ये 2 की घात 3 और 3 की पावर कितनी है 2 है, तो ये 3 पावर 2। और उसके बाद में इसके अलावा और कुछ नहीं है, 2 की घात और 3 की घात के रूप में। यहाँ पर मैंने एक गुणा का निशान नहीं लगाया तो भी ये गुणा ही माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घात लगा दी इसलिए। और अगर यहाँ पर मैं डॉट लगा दूं, ऐसे डॉट लगा दूं तो भी आपस में गुणा ही माने जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर गुणा का निशान लगा दे तो
और भी अच्छी बात है, ये वो गुणा ही है, ये आपको ध्यान रखना है। जब संख्याओं को हम घात रूप में लिखते हैं तो बीच में गुणा का निशान चाहे से मत लगाओ, वो गुणा ही मानी जाती है। अब देखिए हमने 552 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो वो आए हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 23। और अब इनको घात रूप में लिखते हैं। सबसे पहले 2 की घात की बात करें तो 2 की घात है 3 और 3 की घात 3 एक बार है, तो ये 3 एक बार और 23 ये 23। इस प्रकार से आपने इनके गुणनखंड कर लिए। कल आपको मैंने बताया था कि अगर में से ज्ञात करना हो तो हमें ऐसा फैक्टर्स देखना है, इनका एक ऐसा गुणनखंड देखना है जो सभी संख्याओं के अंदर मौजूद है अर्थात कॉमन है और कम से कम बार आया है। जैसे यहाँ पर अगर में से की बात करें हम तो इनमें से कम घात 2 की कितनी है 2 है, तो ये 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 की बात करें तो 3 की घात कम से कम कितनी है 1 है, तो 3 ले लेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे। और बाकी कोई बेनिष्ठ है नहीं तो उन सबको छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको लैसे बता रहा हूँ, तो लैसे में ऐसा नहीं होता। देखो लैसे जिसको हम लघुत्तम समापरिवर्तक या लैसे पे या LCM अर्थात लोअर कॉमन मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लैसे में क्या करेंगे, कल वाले मैसे की तरह न करके उसका विपरीत काम करेंगे। कल हम मैसे में एक ऐसा गुणनखंड लेते थे जो सभी के अंदर हो और कम से कम बार हो, जबकि लैसे के अंदर हम ऐसा गुणनखंड लेंगे जो किसी चाहे एक में ही हो और अधिकतम बार हो वो लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 की बात करें, 2 की अधिकतम घात देखनी है, जिसमें ज्यादा है बस वो ले लो, चाहे किसी में हो ही ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 की घात अधिकतम है कितनी 3 बार, तो ये 2 की घात 3 आप गुणनखंड के रूप में ले लो। अब बात करें 3 की पावर अधिकतम देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 1 ही है, तो 2 3 की घात अधिकतम 2 है, तो ये 3 पावर 2 आप ले लो इस प्रकार से। अब बात करेंगे 5 चाहे इनमें न हो, इन दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी 5 को लेंगे। अगर मैसे की बात करते तो नहीं लेते, छोड़ देते इसको, लेकिन यहाँ पर लेस है तो ये 5। और उसके बाद हम देखेंगे 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो ये बचा कौन 23। तो ये 23 की अधिकतम घात कितनी है एक बार ही है, तो ये 23 और ले लेंगे। और अब इनको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो इनका गुणनफल क्या आता है वो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 अर्थात 2 का घन 2 गुणा 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 9, तो ये 8 गुणा 9 गुणा 5 को 23 से गुणा कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11 115। अब 9 को 8 से गुणा करके फिर 115 को गुणा कर लेंगे, तो 9 अंटे 72 और गुणा 115। अब 72 को 115 से हम गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से, 115 को 72 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 7 पंजे 35, 35 और 2 36 37 और 1 हासिल की 38 और कैरी हो गई 3, 0 2 और 3 5 और 7 12 का 2 हासिल की 1 और 7 और 1 8, ये आ गया 8280। ये आपको गुणा सही ढंग से करना है, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 8280 आ गया इनका लेस है, तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। एक बार गुणा और देख लो आप, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या आप तुम अच्छी तरह से देख लेना। 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 2 37 और 1 38 का 8 हासिल की 3, 0 2 और 3 5 और 7 होता है 12 का 2 हासिल की 1 और 0 7 एकम 7 और 1 8 और ये 0 हो गया, तो 8280 इनका लेस आ गया। इस प्रकार से हमने ये लेसे ज्ञात किया है। तो इस लेसे को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको घात रूप में लिखेंगे। घात रूप में लिखने के बाद उनमें ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो ऐसा भाज्य गुणनखंड देखेंगे जो किसी भी संख्या के गुणनखंड में सबसे अधिकतम बार आया है। वो अधिकतम बार आया है वही गुणा के रूप में हम यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात सबसे ज्यादा 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो ये 3 बार ले लिया। 3 कितनी बार आया अधिकतम 2 बार आया है यहाँ पर, तो ये 2 बार ले लिया। और 5 अधिकतम कितनी बार आया है यहाँ पर देखो 1 बार ही आया है, बाकी में चाहे से 9 तो भी लेना है आपको लेसे में। और 23 1 बार आया है। इनको लेकर हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे और गुणनफल का जो मान होगा वो ही लेसे होगा। अब रही बात यहाँ पर मैसे ज्ञात करना हो, तो मैसे के लिए तो आपको कल मैंने बता दिया था कि मैसे पे अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF
इसके लिए हम ऐसा गुणनखंड लेते हैं, ऐसा भाज्य गुणनखंड लेते हैं जो सबसे कम बार आया है और सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 देखो, पहले इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये सबसे कम बार कितना है, अर्थात 2 बार है, तो ये 2 की पावर 2 ले ली, गुणा 3 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब सबसे कम बार कितनी बार है, 1 बार है, तो ये 1 घात वाला 3 ले लो, ये 3 ले लिया। अब देखो गुणा में ये 5 है, सबसे कम बार देखो, इनमें 0 बार है, इनमें 0 बार है, तो नहीं लेना है, अर्थात शून्य हो तो नहीं लेना है, तो ये 5 छोड़ देना है। 23 इसमें उसमें नहीं है तो इनको छोड़ देंगे और अब इनको गुणा कर लेंगे। 2 का वर्ग होता है 4 और गुणा 3 और 4 तो ये 12, ये 12 आ गया इनका मैसेज HCF। तो मैं मानता हूं कि ये बोर्ड 2014 जो वाला क्वेश्चन है वो आपके समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ लैसे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम संख्याओं का लैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लैसे किसी भी संख्याओं का है आप इसी प्रकार से निकाल लोगे। इसके लिए भाग विधि नहीं है, आप मैसे की सहायता से जरूर लैसे ज्ञात कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक लैसे ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें आपको मैसे और साथ ही साथ संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। देखो लैसे और मैसे और जो संख्याएं हैं उनमें एक संबंध पाया जाता है, अर्थात 2 संख्याओं का अगर हम लैसे और मैसे निकाल ले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर ही अगर ऐसा देखें, यहां पर तो खैर 3 संख्याएं हैं, ऐसा सिर्फ 2 संख्याओं के अंदर ही होता है। तो जब 2 संख्याओं का हम लैसे में से ज्ञात करें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन अब की बार बोर्ड 2020 में आया था जिनमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया था और मैसे दे दिया था और आपसे लैसे पूछा था कि लैसे ज्ञात कीजिए, तो वो कैसे ज्ञात करें। इसके लिए जो संबंध पाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखो 2 पूर्णांक अगर दिए हुए हैं तो अगर हम उनके लैसे और मैसे ज्ञात कर ले तो वो लैसे और मैसे गुणनफल में उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात ये संबंध पाया जाता है। तो अब की बार बोर्ड 2020 में 68 और 119 का क्या, अब की बार जो बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आया था उसमें 12,960 दिया था दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 12,960 और उनका मैसे दे दिया था 18, लैसे पूछा था कि लैसे ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दोनों पूर्णांक नहीं दिए, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया और गुणनफल देकर मैसे दे दिया 18 और लैसे पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार, फिर इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है 2 पूर्णांकों का गुणनफल, 2 पूर्णांकों का गुणनफल है, गुणनफल 12,960 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक अर्थात क्या HCF 18 है, 18 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था अब की बार 30 जून 2020 को जो एग्जाम लगी थी 10th क्लास की BACR 2020, उसके अंदर ये पूछा गया था। तो इसमें देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मैसे दिया हुआ है और लैसे ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे इनको हम, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं आती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दी हुई है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ये दी हुई है 12,960। इनमें मैसे, इनका मैसे
या फिर मैं से भी लिख सकते हो। HCF ये दिया है 18 और हमें इनका लय से ज्ञात करना है। लय से पे अर्थात LCM बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ये लय से ज्ञात करें उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लय से मैं से और दोनों पूर्णांकों में क्या संबंध पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, चूंकि लय से पे गुणा मैं से पे दोनों लय से और मैं से का गुणनफल बराबर होता है। लय से गुणा मैं से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। लय से मैं से और जो दोनों पूर्णांक होते हैं उनमें ये संबंध पाया जाता है। इसकी सहायता से हम लय से भी ज्ञात कर सकते हैं, मैं से भी ज्ञात कर सकते हैं और पूर्णांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो संबंध है, ये लय से मैं से में और पूर्णांकों में पाया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। लय से और मैं से को गुणा कर दें तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। अब इसी से ऐसे भी बन सकता है, देखो लय से गुणा मैं से है अर्थात LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसे ही LCM गुणा यहीं पर बना लेते हैं। यहां पर देखो लय से पे बराबर होगा पहली संख्या, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर भाग लग जाएगा, इसके अंदर इस में से का भाग लग जाएगा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हुए हो जाएगा मैं से पे। और अगर हम मैं से इसमें मैं से पूछ लिया जाए तो मैं से के लिए सूत्र बन जाएगा अर्थात मैं से पे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो यही ट्रिक आगे आपको बहुपदों के लय से में से ज्ञात करने में भी काम में आएगा, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हो जाएगा लय से अर्थात लय से का भाग दे देंगे तो में से आ जाएगा, में से का भाग दे देंगे तो लय से आ जाएगा। तो ये लय से पे। और अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है कोई सी भी तो पहली संख्या बराबर तो हो जाएगा पहली संख्या के लिए दूसरी संख्या का इधर लाके भाग दे दो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लय से गुणा मैं से, लय से गुणा मैं से बटे हुए दूसरी संख्या, जो संख्या आपको दी हुई है उसका भाग दे दो दूसरी संख्या। और अगर दूसरी संख्या पूछे तो आप पहली संख्या का भाग दे दो। तो कोई सी भी एक संख्या दी हुई हो लय से इंटू मैं से के अंदर उस दूसरी जो दी हुई उसका भाग दो तो जो बच गई वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा दो संख्याओं में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भी मैंने इससे जस्ट पहले लय से और मैं से बताया था, वो तीन पूर्णांकों का था, तीन संख्याओं का था। उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर दो पूर्णांक दिए हुए हैं तो ही दोनों का गुणनफल लय से गुणा मैं से के होता है। अगर तीन पूर्णांक दिए हुए हैं तो ये संबंध नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आप गलती कर दो। अगर आपको 3 या 4 पूर्णांक देकर ये पूछेगी लय से और मैं से निकालो तो आप कहीं लय से निकाल कर उसके साथ ऐसे में से मत निकाल लेना, क्योंकि ऐसा दो पूर्णांकों में ही होता है। तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर उन पूर्णांकों गुणनफल नहीं लिखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या, वो हम बता देते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12,960। और लय से गुणा मैं से, इनमें लय से गुणा मैं से दिया है 18, में से कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो आप लय से ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है, 18 का उधर ले जाकर भाग दे दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये लय से गुणा 12,960 बटे हुए 18, बस ऐसा आपको करना था और आपका लय से आ जाएगा। अगर हम 18 का भाग देते हो, 18 दूना 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पंज 90, 18 छिक्के 108 और 18 साते 126।
ये 18 7 126 था कितना 29 और बचा कितना 3 और आ गया कितना हो गया कितना 36। तो 18 कम 18 18 दूना 36 और ये बच गया 0। तो ये 720 आ गया। आप और सही ढंग से डिवाइडेशन कर लेना, भाग दे लेना, बस आपको भाग देना है 12,960 के अंदर 18 का, तो लेस आ जाएगा। और अगर हम 720 का भाग दे तो मैस आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से मैसे की सहायता से लेसे ज्ञात कर सकते हैं और लेसे की सहायता से मैसे ज्ञात किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड 2020 के अंदर आया था, जिसके अंदर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ था 12,960 और उनका लेसे अर्थात HCF दिया हुआ था 18 और आपसे पूछा था कि इनका लेसे ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधा सा 12,960 में 18 का भाग देना है, लेसे आपको मिल जाएगा। तो मानता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक मैसे का क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, जो बोर्ड 2013 के अंदर आया हुआ था। तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। 2013 के अंदर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आया था। उसमें 3 पूर्णांक दिए थे और उनके लिए एक ऐसी संख्या पूछी थी कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग दे तो शेषफल इतना इतना बचे, अर्थात शेषफल कितना बचे 5, 11 और 15 शेषफल बचता हो। ऐसा एक बोर्ड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इनको आप उतार लेना। लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लैसे गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हुए मैसे और मैसे गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हुए लैसे। और अगर पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो लैसे गुणा मैसे बटे दूसरी संख्या और अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो जो भी संख्या दी हुई उसका भाग दे दो लैसे गुणा मैसे के अंदर। तो ये आप अच्छी तरह से तैयार करना। देखो बोर्ड 2013 के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो आपको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैं एक बार 2013 वाला जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो बता देता हूँ। हालांकि वो था मैसे से संबंधित लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट था। देखो क्वेश्चन था उस बड़े से बड़े पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। उस बड़े से बड़े पूर्णांक को क्या करना है, ज्ञात करना है, जो 396 जिसका भाग अगर हम 396 में दें तो 5 शेष बचता हो। अगर उसका भाग हम किस में दें 436 में दें तो फिर 11 शेष बचता हो। पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो क्या करता हो 396, जो 396 और 536, 436 और 542, 436 तथा 542 को विभाजित करने पर करने के पश्चात विभाजित करने के बाद या पश्चात क्रमशः 5, 11 तथा 15 शेषफल छोड़ता हो, शेषफल बचता हो या शेषफल रहता हो, 15 शेषफल रहता हो। ये पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो BSER 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अर्थात 3 पूर्णांक है जिनका हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जैसे 396, 436 और 542 में भाग दिया जाए उसका। तो क्रम से शेषफल 396 में तो 5 बचता हो, 436 में भाग दे तो 11 बचता हो और अगर 542 में भाग दे तो 15 शेषफल बचता हो। तो ऐसा देखो, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि कुछ भी शेष न बचता हो अर्थात पूरी बार विभाजित करता हो, एक ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को पूरी बार विभाजित करता हो और वो बड़े से बड़ा हो। तो आप क्या करते हैं, इनका मैसे ज्ञात कर लेते हैं सीधा ही, क्योंकि बड़े से बड़ा पूर्णांक मैसे होता है। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है और कभी भी दी गई संख्याओं से
बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनका डायरेक्टली सीधे ही में से ज्ञात कर ले तो फिर शेषफल कहाँ बचेगा, फिर शेषफल तो 0 रहेगा। जबकि ये कह रहा है कि शेषफल रहना चाहिए क्या, 5, 11 और 15, अर्थात 5 बचे 396 में भाग देने पर, 11 बचे 436 में भाग देने पर और 15 बचता हो 542 में भाग देने पर। तो देखो थोड़ी देर के लिए मान ले कि अगर हम 396, 436 और 542 का में से निकालें तो वो तो कुछ भी शेषफल नहीं बचाएगा। लेकिन अगर हम इनमें से पहले ही वो संख्या रख लें, जैसे 5 इसमें से निकाल लें, 11 436 में निकाल लें, इसमें से 15 निकाल लें और फिर उनका में से निकालें, इनमें से घटा लें, 396 में 5 घटा लें, 436 के अंदर 11 घटा लें और 542 में 15 घटा लें, उसके बाद जो संख्या घटाने पर बचेगी उनका में से निकाल लें, तो वो में से उनको पूरी बार विभाजित करेगा, तो फिर इनको तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा होंगी उतना बच जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इनमें से पहले ही जो शेषफल है वो निकाल लेते हैं और फिर जो बाकी संख्या है उनका में से निकालते हैं। उनका जो में से है वो उनको विभाजित करेगा तो इनको विभाजित नहीं करेगा, ये जितनी बड़ी है उतना बचाएगा, उतना शेषफल रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो कैसे हल करना है, देखो यहाँ पर 396 माइनस कितना घटाते हैं हम, कितना दे रखा है शेषफल 5, माइनस 5 बराबर कितना आता है 391 और 436 माइनस 11 बराबर आता है 425 और 542 माइनस कितना 15 घटाते हैं, 12 में 5 गया तो 7 और 3 में 1 गया तो 2 और ये 527 बचता है। ये अगर घटाते हैं तो यहां 391, 425 तथा 527 का में से इन तीनों पूर्णांकों को, इन तीनों पूर्णांकों, कौन से तीनों पूर्णांक 391, 425 तथा 527 को पूर्णतः विभाजित करेगा, को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 396, 436 व 542 में क्रमशः 5, 11 व 15 शेष छोड़ेगा, उनमें से ये शेषफल छोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं, इनका में से निकाल लेते हैं। अतः 391, 425 और 527 का में से ज्ञात करना होगा। में से ज्ञात करने पर इनका हम में से ज्ञात करते हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 391 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 9 और 1 10 और 3 13, इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग देकर देखते हैं। 7 पंजे 35 होता है और बचता है कितना 4 बचता है, 41 होता है, नहीं जाता है 7 का, तो इसमें 11 का भाग देकर देखते हैं। 11 कम 11, 11 तिया 33 बचता है कितना 6, 61 होता है, तो 11 का भाग नहीं जाता है। 13 का भाग देकर देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 ती 39 नहीं जाता है। 17 का भाग देकर देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 बचा कितना 5 और 17 थी क्या होता है, इसमें 17 का भाग जाता है। आप 17 का भाग दे दो, 17 भाज्य संख्या है तो 17 का भाग दिया, 17 एकम 17, 17 दूना 34 बचा कितना 5 हो गया कितना 51, 17 ती 51, 23, 23 एक भाज्य संख्या है इसलिए 23 का ही भाग जाएगा और ये पूरा हो गया। अब आता है 425, 425 के भाज्य गुण करें तो इसमें तो 5 का भाग जाता है, इकाई का अंक 5 है, तो पहले 5 का देते हैं। 5 अंटा 40 और 55 25, इसमें भी 5 का भाग जाता है, तो 5 एकम 5 और बच गया कितना 4, 5 9 45 हो गया, तो 19 और 19 में
19 का ही भाग जाता है क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। 19 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखो 5 का भाग देते हैं, 5 अंटा 40 और बचा 2, 25 हो गया, 5 25, 85 में 5 एकम 5, 5 और बचा 3। यहाँ पर देखो 17 5 85, 17 बार जाता है, 19 बार गलत कर दिया। और 17 के अंदर 17 का भाग जाता है, तो ये 17। तो ये आपको ध्यान देना है, भाज्य संख्या का भाग देना है, सही ढंग से देना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम 527 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके अंदर 5 और 2 7 और 7 14, 3 का तो नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता है। तो हम यहाँ पर 7 का देकर देखें तो 7 7 तो 49, बचेगा कितना, 3 37 नहीं जाता 7 का। 11 का भाग देते 11 कम 11, 11 चौके 44, बचेगा 6 और 2 8, 87 नहीं जाएगा। 13 का 13 चौक 52, फिर 7 में नहीं जाता है। 17 का देकर देखते हैं, 17 का भाग 17 30 51, बचा 1 हो गया 17, 17 एकम 17। और बात करें 31 की, तो 31 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 31 का भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 391 के गुणनखंड हुए 17 गुणा 23 और 425 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 5 गुणा 17, अर्थात 5 की पावर 2 गुणा 17। और 527 के गुणनखंड हुए 17 और 31, 17 गुणा 31। अब इनका मैसे ज्ञात करें हम, मैसे बराबर, तो ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा गुणनखंड देखना है, ऐसा फैक्टर्स देखना है जो सबके अंदर हो और कम से कम बार हो। तो यहाँ पर देखो 17, 5 है, इनमें नहीं है, उनमें नहीं है, 5 को छोड़ देंगे। 17 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार है, कम से कम एक बार ले लेते हैं। 31 इसमें, उनमें नहीं है, 23 उनमें, इनमें नहीं है। तो बाकी ऐसा कोई बनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो सब में हो और कम से कम बार हो। तो ये 17 एक ऐसी संख्या है, अतः 17 आ गया। अब ये 17 देखो सोचने वाली बात है, ये 17 391, 425 और 527 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो अगर इनमें से थोड़ा सा हम मिला दें, जैसे इसमें 5 बढ़ा दे तो 5 तो शेषफल बचेगा। अगर इसमें हम 11 बढ़ा दे इसको, तो उसमें 11 शेषफल बच जाएगा, जो ज्यादा है वो बचेगा, क्योंकि जब 425 को पूरी बार विभाजित करेगा तो फिर 426 में 1 बचेगा, 427 में 2 बचेगा, ऐसे ही 436 में 11 बच जाएगा। और 527 में जितना बढ़ाएंगे उतना बच जाएगा, अर्थात 15 17 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 17 बढ़ाएंगे तो फिर भाग पूरा चला जाएगा, तो 17 से कम, तो 17 से कम ही है 5 11 और 25। तो आप लिखोगे अतः 17 का भाग किसमें, 396, 436 व 542 में देने पर क्रमशः 5 11 व 15 शेष रहेगा, 15 शेष छोड़ेगा या रहेगा। ये आ गया आपका उत्तर, अर्थात 17 आंसर आ गया। वह बड़े से बड़ा पूर्णांक क्या है, 17 ही है। अगर हम 17 से बड़े का भाग देंगे तो पहली बात तो इनमें भाग नहीं जाएगा, तो उनमें तो फिर शेषफल कहाँ से बचेगा, क्योंकि इनमें भाग देने पर इनसे जितना बड़ा है उतना शेषफल बचेगा। तो ये 17 ही बड़ी सी बड़ी संख्या है। इसके अलावा अगर आप किसी का भाग दोगे तो ऐसे शेषफल 5 11 और 15 नहीं बचेगा। तो ये आंसर आ गया क्या, 17। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना था। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन था ये बोर्ड 2013 में, लेकिन फिर भी थोड़ा दिक्कत वाला काम हो गया था छात्रों के लिए, क्योंकि सिलेबस के अंदर, कोर्स के अंदर, किताब के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं थे एक भी, और बोर्ड 2013 में ऐसा दे दिया, तो बहुत ही दिक्कत हो गई। लेकिन फिर भी कुछ छात्रों ने इसको बिल्कुल सही किया था, क्योंकि जिसने समझ लिया उनके लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इसको मैं मिटान देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी लेसे और मैसे के 2 क्वेश्चन बताए थे आपको। अब देखिए आपको मैं लेसे और मैसे दिया हुआ हो और बाकी पूर्णांक कैसे ज्ञात करें वो क्वेश्चन बता देता हूं। तो इसको मिटान देता हूं। बोर्ड 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लेसे दे दिया था, मैसे दे दिया था और दोनों पूर्णांकों में एक पूर्णांक दे दिया गया था, और फिर पूछा आपसे कि जो एक पूर्णांक बच गया वो कितना है, बाकी पूर्णांक हमें ज्ञात करना था। तो वो कैसे ज्ञात करें, तो अभी मैंने जो ट्रिक बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा मैसे होता है, वो ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बोर्ड 2017 में आया था।
HCF तो दिया हुआ था 2017 में 12 व LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अर्थात लेसे, ये लेसे दिया हुआ था 336, LCM बराबर 336 हो तथा एक पूर्णांक अर्थात दो पूर्णांकों में ये सिस्टम पाया जाता है, उनमें से एक जो पूर्णांक था वो था 48 और दूसरा पूर्णांक पूछा था, एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था BSER 2017 के अंदर अर्थात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2017 वाली जो बोर्ड की एग्जाम लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर भी वही अभी ट्रिक काम मिलेंगे जो पहले बताया था मैंने। देखो हल करते हैं हम, चूंकि पहला पूर्णांक अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक, ये होता है। यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LCM गुणा HCF अर्थात लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या इस प्रकार से रहने देते हैं, पहली संख्या यहां पर ले लेते हैं। पहली संख्या एक संख्या दी हुई है 48 गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी मान लो चाहे पहली मान लो, दोनों में से एक पहली एक दूसरी होगी, तो ये दूसरी संख्या बराबर लेस है LCM दिया हुआ है 336 गुणा में से HCF दिया हुआ है 12। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 48 को उधर ले जाओ आप, दूसरी या दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 336 गुणा 12 बटे हुए, ये गुणा से आएगा तो 12 का ये 48 का भाग लग जाएगा। अगर इनको हम काटते हैं तो 12 दूना 24 12 36 12 चौके 48, 336 बटे हुए 4 बार गया 12 चौके 48 और 4 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20 4 छिके 24 4 स्थान 28 4 अंटा 32, एक बचा हो गया 16 4 चौके 16, तो दूसरा पूर्णांक आ गया 84, 48 का 84, तो अतः दूसरा पूर्णांक 84 है, अतः दूसरा पूर्णांक 84 है। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैसे और मैसे में और दोनों पूर्णांकों में क्या संबंध पाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा दो पूर्णांकों में होता है, दो संख्याओं में होता है। अगर दो से ज्यादा संख्या हो तो फिर हम ये जो सूत्र है वो काम में नहीं ले सकते, सिर्फ दो पूर्णांकों का लेसे में से में ही ये संबंध पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया हुआ था कि यदि महत्तम समापरिवर्तक 12 है और लघुत्तम समापरिवर्तक 336 हो तथा एक पूर्णांक 48 है उनका, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन था, बोर्ड 2017 में आया था, जो बहुत ही इजी है। तो इसी प्रकार से और भी लैसे और मैसे के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको छोटा सा, जिनमें मैसे पूछा गया था, क्योंकि मैसे का ज़्यादा टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड में मैसे के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम बोर्ड 2012 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चनों की अगर जांच करें, देखें उनको, तो उनमें मैसे ज़्यादा पूछा है, क्योंकि मैसे के अंदर इक्विलिब्रियम विभाजन जो एल्गोरिथम है, भाग विधि है, वो भी काम में आती है और अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में आती है। जबकि अगर हम लैसे निकालना हो तो लैसे निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हालांकि अभाज्य गुणनखंड करके हम एक साथ भी लैसे निकाल सकते हैं, अर्थात जो भी पूर्णांक दिए हुए हैं उनका एक साथ लैसे भी ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं आपको एक बार एक साथ कैसे लैसे निकालते हैं वो आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे 44 और 99 का HCF ज्ञात करें। ये क्वेश्चन तो आया था BSER 2013 के अंदर, मैं से पूछा था, लेकिन हमें इनका लैसे भी ज्ञात करना हो, जैसे मान लो साथ ही लैसे भी अर्थात LCM भी ज्ञात करे, लोवेस्ट कॉमन जो
मल्टीप्लायर है वो भी ज्ञात कीजिए। तो हम लैसे के लिए भी आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंडों में से कॉमन फैक्टर्स छांट लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा और तरीका है अभाज्य गुणनखंड का, वो देखिए। तो पहले मैं आपको लैसे ही बता देता हूं। लैसे के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से काम मिलेंगे। देखिए इन दोनों पूर्णांकों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड न निकाल के हम इनको एक साथ भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना ऐसा सिर्फ लैसे में ही होता है, मैसे में नहीं होता है। तो हम 44 और 99 का एक साथ इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं लैसे के लिए। इन दोनों में से किसी भी एक पूर्णांक में जिस अभाज्य संख्या का भाग जाता है आप उसका दे दो। अगर दोनों में जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एक में जाता है उसमें दे दो, जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसे कैसे उतार लेना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 का 2 जो अभाज्य संख्या है उसका भाग जाता है, तो 2 का भाग देता हूं मैं। 44 में 2 का भाग 22 बार गया, 99 में नहीं गया, तो उसको ऐसे कैसे आप उतार लो। ये एक साथ दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है ऐसे मान लो आप। अब इनमें फिर 2 का भाग जाता है, तो 22 के अंदर 2 का भाग गया 11 बार, 99 में नहीं गया। अब बात करें इनमें 11 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में दे दो। 11 एकम 11 और 11 9 99, इसमें 9 बार गया। अब इन दोनों में से इसमें 3 का भाग जाता है जो अभाज्य भी है, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे उतार लो। एक 9 में गया, 3 3 9। अब इनमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाता, ऐसे कैसे उतार लो, इसमें भी एक। जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता तब तक इसको हल करते जाना है, और इनको हम गुणा कर लेंगे तो यही इनका लैसे हो जाएगा। अतः 44 व 99 का लैसे बराबर, हम इनको गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3, बस इनको गुणा कर लो आप, वही क्या हो जाएगा, इनका लैसे हो जाएगा। 2 दूना 4 और 11 चौका 44, 2 दूना 4 4 11 चौका 44, और ये है 3 तिया 9, 9 से गुणा करते हैं तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, ये आपका लैसे आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी लैसे ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मैसे के लिए एक साथ काम में नहीं लेना है ये विधि, सिर्फ लैसे में लेना है। या फिर आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल कर वो बड़ी से बड़ी घात आप छांट लो तो लैसे बन जाएगा। लेकिन बोर्ड के अंदर ये लैसे का क्वेश्चन ना आकर इसमें मैसे पूछा था, क्योंकि ज्यादातर मैसे पूछता है, तो मैं इनका मैसे ज्ञात करना आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, जिससे लैसे और मैसे के दोनों टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर हम भाग विधि से मैसे देख लेते हैं। देखो मैसे छोटी संख्या का भाग आपको बड़ी संख्या में देना है, अर्थात 44 का भाग आपको 99 में देना है। 44 से कम 44, 44 दूना 88 होता है, तो ये 2 बार गया 88, नीचे लाइन खींचेंगे घटा देंगे 1 और ये 1 बच जाएगा। अब जो शेषफल बच गया इसकी आपको जांच भी करनी है इधर, अर्थात 44 गुणा 2 भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहां पर कर लेते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है, ये आप जानते हो। तो हर भाग की आपको जांच करनी है। 44 गुणा 2 प्लस 11 बराबर 44 गुणा 88 और 11 99 हो गया। अब हम जो शेष बचता है उसका भाग देने वाली में देते हैं। इस 44 में इस 11 का भाग देंगे, तो 11 कम 11, 11 चौका 44, ये 44 और घटाया तो कुछ नहीं बचा। जिस पूर्णांक का अंत में पूरा पूरा भाग जाता है वो पूर्णांक क्या होता है, मैसे। तो यहाँ पर मैसे क्या हो गया 11, अर्थात 11 गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 0, तो 11 चौका 44 पूर्णतः विभाजित किया इस 11 ने, अतः मैसे बराबर 11 है, और ये आपका मैसे का आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, लैसे भी ज्ञात करवा लेता है, मैसे भी ज्ञात करवा लेता है, और फिर ये कहता है कि इसकी जांच करो कि लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। तो हम वो और जांच कर लेते हैं। देखो लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैसे कितना आया यहाँ पर, अभी निकाला था लैसे 396, और गुणा मैसे कितना आया यहाँ पर 11।
बराबर दोनों संख्याएं हैं 44 गुणा 99। ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। 11 से गुणा करते हैं, 11 6 के 66 हासिल की 6, 11 9 99 99 और 6 105 हासिल की 10, 11 3 33 और 10 43, 4356 आता है। अब इनको भी गुणा करते हैं, तो इनको तो हम एक न्यूनयन पूर्वेण से आराम से गुणा कर लेंगे, अर्थात 43 44 माइनस 1 ओब्लिक 99 माइनस 43, वैदिक गणित के एक न्यूनयन पूर्वेण से ये हो गया 43 और इधर बचा 9 में 3 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, तो ये 43 56 इधर भी 4356। तो दोनों पक्ष इसके क्या हो गए, बराबर हो गए, अतः लय से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऐसा दो संख्याओं में पाया जाता है और ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें दो संख्याएं देकर लय से देकर मैं से पूछता है, या मैं से देकर लय से पूछता है, या फिर लय से मैं से देके एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेता है, या दूसरी संख्या देकर पहली संख्या पूछ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं मानता हूं कि लय से और मैं से जो सामान्य आपके संख्याएं हैं उनके कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। लय से और मैं से में क्या संबंध हो तब पाया जाता है, संख्याओं में पूर्णांकों में क्या संबंध पाया जाता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आज गुणनखंड विधि क्या है, उससे लय से कैसे ज्ञात करते हैं और मैं से कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ भाग विधि से मैं से कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो सामान्य संख्याओं का लय से मैं से ज्ञात करना मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया। अगर कोई क्वेश्चन और बनता हो, आपके दिमाग में आता हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स करके। आपको अगले वाले वीडियो के अंदर हम बहुपदों के लय से मैं से कैसे ज्ञात करते हैं ये टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कि जो कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताना, समझाना। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गुणा करने में, कहीं पर यहाँ पर डिवाइडेशन करने में, तो आप अपने स्तर पर उसको सुधार कर ठीक कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।